रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ अपने गुरुजन के चरणों में। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हाड़ा। आज 1857 की क्रांति वाले चैप्टर का मैं 4th नंबर वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आज शुरू करते हैं दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन। उत्तरी भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हम पढ़ चुके थे 1857 ईस्वी का। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम है वो उत्तरी भारत में क्या क्या घटनाक्रम हुए, क्या क्या कारण रहे, क्या क्या घटनाक्रम हुए, कहां कहां पर विद्रोह हुआ, विद्रोह के नेता कौन थे, ये उत्तरी भारत का हम पढ़ चुके हैं। अब दक्षिणी भारत में भी क्रांति हुई थी। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था दक्षिणी भारत में क्रांति का असर कम हुआ था। क्यों कम हुआ था? क्योंकि एक तो उत्तरी भारत में जनसंख्या ज्यादा थी बनिस्पत दक्षिणी भारत के, दूसरा दक्षिण भारत में अंग्रेजों की कब्र ज्यादा थी। क्योंकि जैसे मद्रास है, उड़ीसा है, बंगाल है, तो यहाँ पर अंग्रेजों के शासन पहले से ही था, तो वहां पर अंग्रेज छावनियां थी, अंग्रेजों की सेनाएं थी, तो वहां पर ज्यादा विद्रोह नहीं हो सका और क्रांति का प्रचार प्रसार भी दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा कम हुआ था। फिर भी विद्रोह हुआ था। अब ये नया है, इसलिए आजकल जो इस 1857 की क्रांति से नए क्वेश्चन बन रहे वो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और पूरी क्रांति पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से केवल यहाँ पर स्थान और उनके नाम याद रखने हैं, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। वहां आपका थ्योरेटिकल पेपर नहीं होने वाला है, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से मैंने यहाँ तैयार करवा दिया है। तो रंगोजी बापू, इनका नाम पहले भी आया था। रंगोजी बापू ने क्रांति शुरू करी, कहां कहां पे शुरू करी? ये महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र में इन्होंने बेलगांव, सतारा और कोल्हापुर तीनों जगह क्रांति शुरू कर दी। तीनों जगह विद्रोहियों का नेतृत्व तो इन्होंने करना शुरू कर दिया। इनको देख के जब रंगोजी बापू बेलगांव, सतारा, कोल्हापुर में अंग्रेज सेना के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, तो इनको देखकर नासिक है, रत्नगिरी है, पंढरपुर है, यहाँ के लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये नासिक महाराष्ट्र में हो गया। दूसरा विशाखापट्टनम है, साउथ इंडिया का एक पार्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में अंग्रेज विरोधी पोस्टर लगे थे तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में अंग्रेज विरोधी पोस्टर छाप के दीवारों पे चस्पा कर दिए गए, जिससे ये दिखाया जा सके कि यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर भी लहरें, यहाँ के लोग भी अंग्रेज शासन से त्रस्त हैं, वो भी अंग्रेजों से आजादी चाहते हैं। एक गोलकुंडा जगह है साउथ इंडिया में, जहां पर वहां का नेता था चिंताभूपति, उसने वहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया। बेंगलोर में मद्रास की, बेंगलोर जगह है, बेंगलोर में मद्रास जो आर्मी थी अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों ने जो आर्मी बना रखी थी मद्रास आर्मी, उसकी 8वीं घुड़सवार और 20वीं पैदल सेना की 2 टुकड़ियां थी। दोनों टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया। तो बेंगलोर में विद्रोह सैनिकों द्वारा किया गया। ऐसी तरह से मद्रास में 2 मंदिरों का नाम आता है, मैंने इसलिए लिखा नहीं, यहाँ पे कोई खास नहीं था। मद्रास में 2 मंदिर क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बने हुए थे। मद्रास के 2 मंदिर भी क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बने हुए थे। उसके बाद गोवा में दुपीजी रागा। अन्य स्थान जैसे साउथ इंडिया के और कौन कौन से प्लेस थे जहां पर क्रांति हुई? तो मालाबार है, कालीकट है, कोचीन है, दमन और दीव है, तंजौर है, अरकाट है, इन जगहों का नाम भी आता है। ये अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने ये पढ़ा है, क्यों इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से जैसे आ जाए दक्षिण भारत का वह स्थान जहां पर 1857 की क्रांति का प्रभाव था या प्रभाव नहीं था। ऐसे में अगर प्रभाव था तो एक नाम ये होगा, 3 नाम दूसरे होंगे, और प्रभाव नहीं था तो 3 नाम ये होंगे, 1 नाम दूसरा। ऐसी कंडीशन में ये इसकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अण्णाजी फडणवीस कोल्हापुर महाराष्ट्र में आता है। कोल्हापुर में ये विद्रोहियों के नेता थे। मुलबागलजी स्वामी कोयम्बटूर में थे। मुलबागलजी स्वामी कोयम्बटूर में थे। केरल में भी क्रांति हुई थी, केरल में भी क्रांति की जानकारी मिलती है। अब आगे चलते, ये हो गया दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन। बस दक्षिण भारत का 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता आंदोलन केवल इतना सा के देखना है। अब उसके बाद कंपनी का पलटवार भारतीयों ने तो शुरू कर दिया। 31 मई का वेट भी नहीं किया, पहले ही शुरू कर दिया, पहले ही विद्रोह करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया। मगर उस टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया।
इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ये गवर्नर जनरल किसका था? ये कंपनी सरकार का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने सारी घटना का बारीकी से अध्ययन किया। बहुत माइंडेड आदमी। घटना का बारीकी से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में पहले अपनी सैनिक व्यवस्था बनाई कि भाई इन विद्रोहों को दबाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसने सबसे पहले सेनाएं बुलाई, सेनाएं इकट्ठी करी, क्योंकि उसकी सारी सेना तो रियासतों में थी। जब साइक संधियां हो चुकी थी, साइक संधि के तहत अलग अलग रियासतों में उसकी सेनाएं थी, तो एक साथ उन सब सैनिकों को एक साथ रखना था। जैसे मद्रास आर्मी थी, बंगाल आर्मी थी, मेरठ थी, ये अलग अलग जगह पर थी, तो इनको एक जगह करना था। तो उसने जहां जाके सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, वहां की सेना तो उसका साथ नहीं देगी। पर जहां के सिपाही विद्रोह से दूर थे, जो सिपाही विद्रोह में शामिल नहीं थे, तो वहां से उन्होंने सेना बुलाई। सबसे पहले मद्रास आर्मी को बुलाया, बंबई आर्मी को बुलाया, बर्मा से सेनाएं बुलाई, लंका से सेना बुलाई, यूरोप से अंग्रेज सैनिक भी बुलाए। पंजाब की जो सिख सेना थी उसने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 ईस्वी की क्रांति में पंजाब की सिख सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेपाल की गोरखा सेना, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। सैनिक व्यवस्था बनाई, सेना को साथ बुलाया, फिर नए कानून भी बनाए, नए नियम भी बनाए, क्योंकि कैनिंग को पता था कि हो सकता है मैं पूरी सेना लेके वहां जाऊं, ये सैनिक उनके साथ हो जाए। तो उसने पहले सख्त कानून बनाए। सख्त कानून के तहत सारी सेना को हिदायत दी। फिर अलग अलग टुकड़ियां बनाई, जहां पर विद्रोह सामने जिस जगह पर कितना विद्रोह है, कितने वहां के सैनिक, उस हिसाब से योजना बना करके इन सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में डिवाइड करके इनमें एक एक अंग्रेज कमांडर छोड़ा। एक एक अंग्रेज कमांडर छोड़ के फिर उनको अलग अलग जगह पर भेज दिया विद्रोह का दमन करने। तो सेनापति कर्नल नील को सेना देकर भेजा। सेनापति कर्नल नील के अंडर में एक सेना गई जिसने किस पर कब्जा कर लिया? बनारस और इलाहाबाद। इन दो शहरों को सेनापति कर्नल नील ने मुक्त करवा लिया। लखनऊ जहां पर विद्रोह कर रहे थे, लखनऊ जहां पर विद्रोह कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल अपने पुत्र विजलिस कद्र और उसका साथ दे रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। तीनों जहां पर विद्रोह कर रहे थे वहां पर सेना भेजी। सेना का नेतृत्व कर रहा था कैंपवेल। अंग्रेज अधिकारी कौन? कैंपवेल। इनको ज्वाइन करके पढ़िए लखनऊ में विद्रोह कब हुआ, विद्रोह के नेता कौन थे, कौन कौन साथ था, फिर अंग्रेजों की तरफ से उसको विद्रोह को कुचलने के लिए, दबाने के लिए कौन अधिकारी आया और किस दिनांक को विद्रोह को दबा दिया गया। तो अंग्रेज अधिकारी आता है कैंपवेल। अंग्रेज अधिकारी आता है कैंपवेल। 21 मार्च 1858, 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर कैंपवेल कब्जा कर लेता है। लखनऊ पर कैंपवेल कब्जा कर लेता है और लखनऊ वापस ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। डेट 21 मार्च 1858। लखनऊ, बनारस और इलाहाबाद, तीन शहर मुक्त करवा लिए अंग्रेजों ने। अब आगे चले, आगे दिल्ली का घटनाक्रम थोड़ा बड़ा है। देखिए विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो बोर्ड पे बनाए हुए नोट्स है, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर तो पहले से लिख के लाते हैं। हाँ, मैं पहले से लिख के लाता हूं, पर इससे आपका टाइम बचता है। इतना मैं लिखूंगा जिसमें कितना टाइम जाएगा, और ये यूट्यूब है, यहाँ पर समय की वैल्यू है। जितना ज्यादा लंबा वीडियो होगा उतना अपलोड होने में ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने पहले तैयार में बाउंड्रीज लगा लेता हूं पहले से। मुझे इसके अंदर अंदर रहना है, मुझे इतना पढ़ाना है। बाकी मैं तो दक्षिण भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ही पूरा वीडियो खत्म कर दूं। मैं तो कंपनी का पलटवार ये पढ़ाने लगूंगा तो इसमें 3-4 वीडियो बना दूंगा। अभी मैंने इलाहाबाद बनारस बस एक लाइन में खत्म कर दिया, बाकी एक लाइन में थोड़ी खत्म होता है। लखनऊ मैंने एक लाइन में निपटा दी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसीलिए कि बस यहां पर मैं आपको वही करवाऊं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां पर मैं बस, मेरा और दूसरों के पढ़ाने में यही फर्क रहेगा। मैं बस उतना ही पढ़ाऊंगा और उतने में ही वो शानदार सार दूंगा, ऐसा निचोड़ करके मैटर दूंगा आपको, जो हर एक लाइन क्वेश्चन है। ये जो मैंने लिखा है हर एक लाइन क्वेश्चन है। यहां से आरपीएससी और कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड यहां से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाता है। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, सब में यहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो
तो इसीलिए अनावश्यक बर्डन से बचाते हुए मैं इस छोटे से मैटर से आपसे तैयार करवा रहा हूँ। अब देखिए मैंने दिल्ली की केवल एक लाइन लिखी है यहाँ पे, बस यहाँ तक दिल्ली फिनिश, मगर इसको मैं डेस्क्रिप्टिव करवाता हूँ। अब आपको इसको विस्तृत से वर्णन करवाता हूँ कितना होता है, वो भी काम काम की चीजें हैं। जब तक आप शॉर्ट नोट बनाना नहीं सीख जाएंगे, पूरी किताबें किसी से नहीं पढ़ी जाती है, एक बार दो बार ही पढ़ सकता है पूरी किताब, बाद में रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट की जरूरत होती है। तो आप भी प्रैक्टिस करिए ऐसे शॉर्ट नोट तैयार करने की। दिल्ली पहले पढ़ चुके हैं, दिल्ली पर किसने कब्जा किया था? तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में मेरठ के सैनिक आए थे, मेरठ के क्रांतिकारी सैनिक आए, दिल्ली से अंग्रेज सैनिकों को भगा दिया, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली को आजाद करवा दिया। यह दिल्ली का घटनाक्रम था। कब का था? तो वो 11 मई का था, 11 मई 1857 का घटनाक्रम था उस दिन दिल्ली। अब दिल्ली पर वापस सेनाएं, अंग्रेज सेनाएं आती है और किसके नेतृत्व में आती है? कप्तान हडसन के नेतृत्व में, कर्नल हडसन के नेतृत्व में। अंग्रेज अधिकारी बहुत खूंखार था, सबसे खूंखार था, जिसको भेजा बहुत जबरदस्त योद्धा था, युद्ध कला में कुशल था, कुशल सेनापति था हडसन, उसको भेजा। हडसन आया, हडसन ने आते पहले दिल्ली पे अटैक किया, अटैक करके बहादुर शाह जफर और जीनत अमान, उनकी जो पत्नी थी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जफर और जीनत अमान दोनों को गिरफ्तार कर लिया हडसन ने, दोनों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों पे मुकदमा चलाया, मुकदमा चलाकर दोषी ठहराया। दोषी ठहराने के बाद में देखो अधिकार कब करता है? 21 सितंबर 1858, 21 सितंबर 1858 को कप्तान कर्नल हडसन दिल्ली पे अधिकार कर लेता है। अधिकार करने से पहले का घटनाक्रम क्या है? क्या तीनों जो इनके शहजादे थे, बहादुर शाह जफर के तीनों शहजादों का नाम सुन ले, मिर्जा मुगल, खिज्र सुल्तान, अबू अल बकर। मिर्जा मुगल, खिज्र सुल्तान, अबू अल बकर, मिर्जा मुगल, खिज्र सुल्तान, अबू अल बकर। याद लिख नहीं रहा हूं, सुन के याद रख ले, और लिखना है तो आप नोट्स में लिख लें। मिर्जा मुगल, खिज्र सुल्तान, अबू अल बकर, तीनों शहजादों को कप्तान कर्नल हडसन गोली मार देता है लाल किले में, हुमायूं के मकबरे में तीनों को गोली मार देता है। और बहादुर शाह जफर और जीनत अमान दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद में उन पर मुकदमा चलता है, मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है। दोषी ठहराने के बाद अक्टूबर 1858 को रंगून भेज दिए जाते हैं जेल में, रंगून जेल में भेज दिया जाता है। कब? अक्टूबर 1858 को। 21 सितंबर 1858 को गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा चलता है, मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं। अक्टूबर 1858 को रंगून जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और वही रंगून कहाँ है? ब्रह्मा की राजधानी थी रंगून, वहां पर भेजा था। ब्रह्मा भी अंग्रेजों के अंडर था, ब्रह्मा भी अंग्रेजों का ही, वहां पर भी अंग्रेजी साम्राज्य था। जहां बहादुर शाह जफर की कब्र बनाई, उस पर एक लाइन लिखी हुई है कि हिंदुस्तान का वो बदनसीब बादशाह जिसको अपने देश में दफनाने के लिए 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। ये पंक्ति लिखी हुई है रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र पर। यह दिल्ली का घटनाक्रम है, बस इतना ही याद रखना है। हो गया दिल्ली का घटनाक्रम। अब आगे झांसी में भी विद्रोह हुआ था। झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। जैसा थंबनेल पे आपने देखा होगा, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। क्यों? नाम लेते ही रोम रोम में एक नए रक्त का संचार हो जाता है, हृदय में गुस्सा भर जाता है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर पूरा देश लड़ रहा था, आधी से ज्यादा पब्लिक, राजा महाराजा सोए हुए थे, शासक वर्ग साथ नहीं दे रहा था जनता का। उस समय झांसी की महारानी, एक महिला, अकेली अपने दत्तक पुत्र को पीठ पीछे बांधकर, आपने चित्रों में देखा होगा, तस्वीरों में, पीठ पीछे बांधकर घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में, पुरुष वेश में जाकर अंग्रेजों की सेना से भिड़ जाती है। और जब तक लड़ती है, जब तक शरीर में प्राण रहते हैं, तब तक घुटने नहीं टेकती, अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ती है, हंसते हंसते बलिदान हो जाती है। ऐसी महिला थी महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहते हैं। तो झांसी में 4 जून 1857 को वहां पर विद्रोह होता है। 1 साल तक लड़ती है रानी, कंप्लीट 1 साल तक अंग्रेजों से बराबर लोहा रहते, जाने कितने युद्धों में, यहां इतना विस्तार से नहीं करवा रहा, जाने कितने युद्ध होते हैं कर्नल
फ्यूरोज के साथ उसके जाने कितने युद्धों में अंग्रेजों को अलग अलग छावनियों पर अलग अलग जगह हराती है। एट लास्ट कुछ विश्वासघाती लोग थे, कुछ विश्वासघाती लोग लालच में आकर झांसी के किले का दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलने से कप्तान ह्यूरोज जो था वो सेना लेकर अंदर पहुंच जाता है। रानी यहां से भागकर, क्योंकि रानी चारों तरफ से गिर जाती है, रानी के पास सेना भी इतनी नहीं होती, तो रानी वहां से भागकर कालपी पहुंचती है। इसी कालपी का वर्णन आपने कहीं दूसरी जगह भी पढ़ा होगा। इसी कालपी स्थान का नाम इतिहास में दूसरी जगह भी आता है। थोड़ा हिंट दे देता हूं, महाराणा सांगा के नाम के साथ कालपी का नाम जुड़ा हुआ है, तब आप सोच ले कहां पे। तो कालपी पहुंचती तो वहां पर तात्या टोपे रानी के साथ हो जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन आ जाता है? 1857 ईस्वी की क्रांति का शेर था तात्या टोपे। तात्या टोपे बस इस चीज का वेट करता था, ये समाचार सुनने का इच्छुक रहता था कि कहां पे क्रांति हो रही, सेना लेके पहुंच जाता था। तो कालपी में तात्या टोपे रानी की सहायता करने के लिए आ जाता है। दोनों मिलकर ग्वालियर चले जाते हैं। ग्वालियर में घेरा डलता है और वहां पर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को घेर ले जाता है। तात्या टोपे बचकर निकल जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए 17 जून 1858 को शहीद हो जाती है। और 17 जून 1858 का वही झांसी का पतन हो जाता है। झांसी पर वापस अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। झांसी को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये लक्ष्मीबाई आगे तात्या टोपे 1857 की क्रांति का शेर तात्या टोपे 9 अप्रैल 1859 को, इसके एक दोस्त थे नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका। किसके? तात्या टोपे के। नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका, देखो कैसा जागीरदार था। सारे जागीरदार तो अंग्रेजों से परेशान थे, वो अंग्रेजों का वफादार था। गद्दार ही होते हैं। तो नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका ने धोखे से तात्या टोपे को 9 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार करवा दिया। भरोसे में ले लिया, धोखे से सिपाही बुला लिए, गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार हो गया। अंग्रेजों ने बिना किसी देर के 15 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार करवा। 9 अप्रैल 1859 को किसने करवाया? मानसिंह नरूका। कौन थे? नरवर के जागीरदार, विश्वासघाती था। तो उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। 15 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी हो गई, बट इसकी फांसी का विरोध किया था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर साबर्स। उसने इसकी फांसी का विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि तात्या अपने लिए नहीं लड़ रहा था, उसकी अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं थी, वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा था, वो अपनी भावनाओं की वजह से लड़ रहा था। उसके अंग्रेजों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। तो मेजर साबर्स कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि इस फांसी की पुष्टि किसने की, कौन इसका गवाह था, किसने इसकी सलाह दी, ऐसा वगैरह वगैरह। इसलिए मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट साबर्स इसका विरोध करता है। तो क्योंकि ये चीज हट गई, तो यहां पर सबसे अगर क्वेश्चन बन जाए कि तात्या टोपे की फांसी का विरोध करने वाला कौन व्यक्ति था, तो यहां पर सारे तो दे देंगे। इधर से लक्ष्मीबाई नाम दे दिया, पेशवा नाना साहब दे दिया, अजीमुल्ला दे दिया, फिर दे देंगे पॉलिटिकल एजेंट मेजर साबर्स। तो सबका दिमाग में यही आता है कि यार इसने तो नहीं किया होगा। 3 तो अंग्रेजों के नाम दे देंगे, एक इसका नाम दे देंगे। चक्कर में डालना होगा तो क्या करेंगे? 3 तो अंग्रेजों के नाम दे देंगे, लॉर्ड कैनिंग, मेजर बर्टन, कैप्टन साबर्स और नाना साहब। और लोग सीधा जाकर नाना साहब पे टिक कर देते हैं, क्योंकि भाई यही थे क्रांतिकारी। तो इन्होंने साथ दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। पॉलिटिकल एजेंट मेजर साबर्स था, उसने ऐसा नहीं, इनमें इंसानियत नहीं थी, वो भी सिपाही थे। देखो अपने सरकार के लिए लड़ते थे। झांसी की रानी के लिए कैप्टन ह्यूरोज ने क्या कहा था? कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था 1857 के इस भयंकर संग्राम में हिंदुस्तान की हजारों सोती हुई महिलाओं में, जब औरतें सो रही थी, औरतें लड़ने नहीं थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की फांसी पर भी कप्तान ह्यूरोज ने कहा था कि हजारों सोती हुई महिलाओं में, जब पूरा देश क्रांति की आग में जल रहा था, तब हजारों महिलाएं सो रही थी। उन महिलाओं में एक अकेली शेर थी, वो बड़ी बहादुरी से लड़ी और अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रही। आगे तात्या टोपे हो गया। अब मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद में नेतृत्व कर रहा था, उस पर अंग्रेज सरकार ने इनाम रख दिया 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए के इनाम के चक्कर में फैजाबाद का राजा जगन्नाथ
राजा जगन्नाथ ने 50,000 रुपए इनाम के चक्कर में रुहेलखंड की सीमा पर पौवैया नामक एक स्थान है, वहां पर मौलवी अहमदुल्ला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, इसीलिए तो कैनिंग ने कहा था कि अगर इस तूफान में राजाओं ने बांध का काम नहीं किया होता तो हमारी सरकार कब की उड़ जाती। गवर्नर जनरल कैनिंग कहते हैं कि इस तूफान के आगे अगर राजाओं ने बांध का काम नहीं किया होता तो हमारी सरकार तो कब की उड़ जाती, पर इन राजाओं के सहयोग से ही सरकार बची है। तो फैजाबाद के राजा थे जगन्नाथ, उन्होंने 50,000 रुपए इनाम के चक्कर में मौलवी अहमदुल्ला को रुहेलखंड की सीमा पर पौवैया नामक जगह है वहां पे गोली मार दी। इसी प्रकार से बख्त खान थे जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे रुहेलखंड में, उनको भी फांसी दे दी गई। ये इस टाइप से कंपनी ने पलटवार करके सारा का सारा विद्रोह दबा दिया। अब आगे विद्रोह के बाद के साल विद्रोह तो दब गया। 1859 के लास्ट तक करीब करीब क्रांति समाप्त हो गई थी। क्रांति की सब घटनाएं थी छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर जो बड़े बड़े जो भी घटनाक्रम हुए थे सबको दबा दिया गया। अब क्रांति के बाद के साल देखो, 1857 क्रांति हुई, क्रांति के बाद के साल क्या रहे, बाद में क्या सबसे बड़े परिवर्तन क्या है, सबसे बड़ा परिवर्तन आया शासन के स्वरूप में। शासन के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, शासन के स्वरूप में यह परिवर्तन आया 1858 में महारानी विक्टोरिया एक घोषणा पत्र जारी करती है और उसमें यह आदेश देती है, 1858 में घोषणा पत्र जारी करके ये सूचना दे देती है ब्रिटिश की ईस्ट जो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था वो अब सीधा ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर भारत का शासन सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी में चला गया। सीधा शासन का स्वरूप मतलब सत्ता का स्वामी अब इंग्लैंड का राजा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले कंपनी गवर्नर जनरल भेज रही थी, जो भी फैसले लेने थे कंपनी ले रही थी। अब भारत के संबंध में जो भी फैसले लेने होंगे, राजनीतिक फैसले लेने होंगे, वो कौन लेगा, तो इंग्लैंड का राजा या रानी। और इंग्लैंड में शासन कैसे चलता था, वहां पर एक विधानसभा थी, विधानसभा जो निर्णय दे देती को, जैसे अभी इंडिया में है प्रेजेंट टाइम पे, उस टाइम पे वहां इंग्लैंड में था। सारा शासन तो राजा रानी के नाम से होता था, मगर उनको सलाह देने के लिए एक विधानसभा केंद्र। तो अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारत सचिव की नियुक्ति कर दी। एक भारत सचिव नाम से एक नया पद सृजित करके वहां पर एक भारत सचिव बता दिया। वो भारत सचिव ही भारत के सारे मामलों का देख रेख करेगा, भारत का प्रशासन संभालेगा। अब भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव इसकी सलाह के लिए, मतलब किसकी सलाह देने के लिए, भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक भारत परिषद का गठन हुआ। भारत सचिव को सलाह देने के लिए भारत परिषद का गठन हुआ। आप जब क्रांति पढ़ते हैं या राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, आजादी स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन 1922 1947 आपके फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में लगा हुआ है कोर्स, उसमें पढ़ते हैं, वहां आता है वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, वायसराय की कार्यकारिणी, ये वही भारत परिषद है। भारत परिषद का गठन किया गया, किसके लिए किया गया, भारत सचिव की सहायता के लिए। भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। अब गवर्नर जनरल, जो पहले कंपनी का गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अब क्या हो गया, वायसराय, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। अब वो वायसराय हो गया। और पहला वायसराय कौन था, फर्स्ट वायसराय। क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। और भारत का ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से भारत में पहला वायसराय कौन था, तो दोनों एक ही है, कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी इसको ही बनाया था। आज की तरह थोड़ी है कि शाम को तो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, सुबह ज्वाइनिंग हो जाती, नहीं, टाइम लगता था पहले। तो उसे वायसराय कैनिंग था, गवर्नर जनरल कैनिंग को ही वायसराय बना दिया गया। ये वायसराय राजा रानी का प्रतिनिधि था भारत में, जो भी वहां से राजा रानी आदेश देंगे उनको लागू करवाने का काम। और भारत में क्या हालात चल रहे, राजनीतिक हालात क्या है, प्रशासनिक हालात क्या है, सामाजिक हालात क्या है, उनकी रिपोर्ट यही वायसराय जाकर ब्रिटिश संसद में देगा और संसद महारानी को बताएगी। अब ये हो गया। इसके बाद गोद निषेध नीति समाप्त। सबसे बड़ा लड़ाई झगड़ा इसका था, गोद निषेध नीति का। कुछ रियासतें तो बस इसी की वजह से नाराज थी, बाकी रियासतें तो आज अंग्रेज सरकार के साथ थी। जो कुछ रियासतें नाराज हुई थी इस नीति की वजह से हुई थी। तो गोद निषेध नीति महारानी विक्टोरिया की, महारानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लिखा हुआ था कि शासकों का वजूद बना रहेगा, कि जो भी शासक उनका वजूद बना रहेगा, उनके किसी प्रकार से, क्योंकि लोग आशंकित थे, इन्होंने दिल्ली बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसका वजूद खत्म कर दिया।
इसलिए शासक भी आशंकित थे। तो उनकी आशंका दूर करने के लिए महारानी ने घोषणा पत्र में जारी किया कि शासकों का वजूद बना रहेगा, शासकों के अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। शासकों का वजूद बना रहेगा, इनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी, इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। अब उसके बाद अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन हो गए जागीरदार। जागीरदारों के विशेष अधिकार, सामंतों के जितने भी विदेश अधिकार थे छीन लिए गए। इनको सैनिक सेवा अगर देनी है, अब जागीरदारों को सैनिक सेवा अंग्रेज देते हैं तो क्योंकि सेना तो अंग्रेजों के पास ही बच गई थी, तो सैनिक सेवा के बदले में इनसे धन लिया जाने लगा, खर्चा लिया जाने लगा। बिना पेमेंट के कोई सैनिक सेवा आपको अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। इनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई, इनके जो भी पैतृक अधिकार थे वो जब्त कर लिए गए। एक तरीके से जागीरदार वर्ग का दमन कर दिया गया। सैनिक बदलाव देखो, क्योंकि ये विद्रोह जनता का और सैनिकों का ज्यादातर, इसमें एक तो आम जनता ने भाग लिया और सैनिकों ने भाग लिया। अगर राजा साथ हो जाते तो अंग्रेज उस टाइम खड़े हो जाते। तो बड़ी बड़ी रियासतें इसमें अंग्रेजों के साथ थी, इस वजह से अंग्रेज जीत गए, इस बात भी पक्की है। बड़ी बड़ी रियासतें अंग्रेजों के साथ थी, इस वजह से अंग्रेज जीत गए। आगे सैनिक बदलाव क्या किए गए? सैनिक बदलाव ये कि अब नई सैनिकों की भर्ती जो की जाने लगी वो कहां से की जाने लगी? मद्रास से, बंबई से, पंजाब से, नेपाल से, जहां की सेनाएं अंग्रेजों के साथ थी वहां से नई भर्ती की जाने लगी। अवध से, यहाँ से जहां जहां विद्रोह हुआ था, अवध है, मेरठ है, बैरकपुर है, जहां विद्रोह हुआ था वहां से सैनिक लेना बंद कर दिया। नए कानून बनाए गए, नए कानून बनाए गए। सैनिकों को जो सेना में जो मुस्लिम सैनिक थे और जो लोग मुस्लिम थे, मुस्लिमों के ऊपर थोड़ी कठोर कार्रवाई की गई, क्योंकि इस क्रांति के जो मौलवी अहमदुल्ला है, बहादुर शाह जफर है, बेगम हजरत महल है, तो ये सारे मुस्लिम थे। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने ये लगा था कि ये मुस्लिमों की वजह से क्रांति हुई है, क्रांति मुस्लिमों की वजह से हुई है, इस वजह से उन्होंने मुस्लिमों के अधिकारों में कटौती करना शुरू कर दिया, एक तरह से मुस्लिमों को दबाना शुरू कर दिया। और दूसरा, अंग्रेजों ने यह भी डिसाइड कर लिया कि भारत के लोगों के जो अधिकार है, जो धार्मिक अधिकार है, जो सामाजिक अधिकार है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इनके बने रहेंगे, इनके रीति रिवाज बने रहेंगे, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये यहां तक हो गए कंपनी विद्रोह के बाद के साल क्या रहते हैं, जो विद्रोह के बाद में क्या क्या परिणाम हुए उसका। अब आगे विद्रोह के संबंध में कथन है, जो बहुत सारे इतिहासकार हुए जिन्होंने अपने मत दिए, और यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। 1857 की क्रांति में एक तो क्वेश्चन बनता है कंपनी के पलटवार में, एक क्वेश्चन बनता है कारणों में, और तीसरा जब से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्वरूप के संबंध में, ये कथन किसका है। तो यहाँ पर सबसे पहला कथन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कथन यही है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसका कहना था? तो वीर सावरकर का। 10 पेपर उठा के देख लेना, 10 में से 8 में ये क्वेश्चन मिलेगा, चाहे पटवार भर्ती का हो, चाहे ग्राम सेवक भर्ती को, चाहे किसी भी भर्ती का हो, प्रश्न यही मिलेगा। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और कर्मचारी चयन बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है, इसी को उठा के देता है। तो ये वीडी सावरकर, एसएन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन, एसपी चौधरी, अशोक मेहता, पट्टाभी सीतारमैया, इन सब ने 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। दूसरा, यह एक सुनियोजित संग्राम था। वीडी सावरकर ऐसा कहने वाले, ये एक सुनियोजित संग्राम था क्योंकि योजना बनाकर किया था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहने वाले बेंजामिन डिज़रेली, ये ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने भी भारतीयों की भावनाओं को देखते हुए, भारतीयों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए 1857 ईस्वी की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। यह एक जन विद्रोह था। जॉन ब्रूस नॉर्टन, ये तो अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीयों के पक्ष में स्टेटमेंट दिया है। बाकी सारे के सारे जितने भी अंग्रेज लेखक थे उन्होंने सीधा इसको सैनिक विद्रोह कहा है, या धर्मांधों का विद्रोह कहा है, ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह, या सैनिक विद्रोह था। तो ज्यादातर इसको सैनिक विद्रोह अंग्रेजों ने नाम दिया है, और भारतीयों ने इसको नाम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिया है। अब विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के नाम और करवा देते हैं। और इसी के साथ 1857 ईस्वी के
1857 ये लिखी थी S.N. सेन। ये 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें हैं। जो इतिहासकारों ने लिखी है। अशोक मेहता। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में इतिहासकारों का क्या मत है वो देख लिया। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में जो इतिहासकारों ने पुस्तकें लिखी है वो है वीडी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वीर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर की है। अवध इन रिवोल्ट, रुद्राक्ष मुखर्जी की है। द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 आरसी मजूमदार की है। रिबेलियन 1857 पीसी जोशी की है। 1857 ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है और 1857 ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। 1857 इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, एसएन सेन की है, सुरेंद्रनाथ सेन की। और द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की बुक है। अब इससे संबंधित केवल एक लास्ट फैक्ट और ध्यान में रखें, ये भी लिख देता हूं। क्रांति से संबंध में बस लास्ट फैक्ट बच रहा है कि 1952 में जब देश आजाद हो गया, 1947 में देश आजाद हो गया, तो 1952 में भारत सरकार ने आरसी मजूमदार को कार्य सौंपा कि आप 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम पर का इतिहास लिखिए, उस पर पुस्तक लिखिए। मगर आरसी मजूमदार ये काम बीच में छोड़ देते हैं, मतभेद हो जाते हैं, मतभेद होने के बाद में ये काम बीच में छोड़ देते हैं। आरसी मजूमदार बीच में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इनके मतभेद हो जाते हैं। मतभेद क्यों होते हैं वो भी बता दूंगा मैं, वैचारिक मतभेद थे। फिर इस काम को पूरा करते हैं S.N. सेन, पूरा नाम सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन इसको पूरा करते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति का इतिहास लिखते हैं। तो 1857 ईस्वी की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन है? सर 1857 ईस्वी की क्रांति का सरकारी इतिहासकार हो गया सुरेंद्र नाथ सेन। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। 1857 ईस्वी क्रांति 4 पार्ट हुए हैं, करीब 25-26 मिनट के वीडियो बने हैं, उनको आप देख लें और कंप्लीट कर लें। और बस लास्ट एक काम आप लोग अगर शॉर्ट नोट बनाए तो और कर लें कि किस जगह पर किस डेट को तो विद्रोह हुआ, विद्रोह के नेता कौन थे, फिर वहां पर कौन सा अंग्रेज अधिकारी दमन करने के लिए आया और किस डेट को दमन किया। बनाने में मैं यह टेबल बनवा दूंगा, टाइम लगेगा, मगर कुछ वर्क आपके लिए भी छोड़ता हूं, इसको आप करें। जो कर लेगा वो फायदे में रहेगा ऑब्वियसली। धन्यवाद, जय हिंद।